हेलो बच्चों। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में जूलॉजी के सेकंड पेपर में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स टॉपिक स्टार्ट किया था, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर और फंक्शन कर चुके हैं। आज हम थायराइड ग्लैंड की मेल फंक्शनिंग यानी कि उसमें पाए जाने वाले किसी भी विकार के कारण होने वाले दुष्परिणामों का अध्ययन करेंगे। अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी प्रकार की मेल फंक्शनिंग हो जाती है, वह कार्य ढंग से नहीं कर पाती है या कोई डिसऑर्डर हो जाता है, भले ही संरचनात्मक या कार्यात्मक, तो दोनों ही अवस्थाओं में हार्मोन का स्त्रवण प्रॉपर नहीं हो पाता है और ये दोनों ही स्थितियों के जो दुष्परिणाम होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रोग या डिसऑर्डर का संकेत देते हैं। आज इन्हीं का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको पिछले टॉपिक में भी बता दिया गया था। मुख्य रूप से थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिन्हें हम T3 और T4 कहते हैं। T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या इसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों ही हार्मोन्स जो हैं, इनका स्त्रवण पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत मिलते हैं हाइपोथैलेमस से। अर्थात हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्रॉपिक और स्टिमुलेटर हार्मोन्स के प्रभाव से थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स का स्त्रवण करती है और ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा कंट्रोल होता है। नकारात्मक जो प्रेरण है उसके द्वारा यह कंट्रोल होता है। अगर हम T3 और T4 को देखें तो T3 जो होता है वो सक्रिय रूप है और जो स्त्रवित रूप होता है वो T4 होता है। अर्थात थायराइड ग्लैंड T4 के रूप में हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है T3 के रूप में। तो यह इसका सक्रिय रूप होता है। दोनों ही हार्मोन्स जो होते हैं लिपोफिलिक होते हैं और ये ब्लड में थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ में बंध्य बनाकर या बंधित होकर रिसेप्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाए जाते हैं। अगर हम T3 और T4 के इफ़ेक्ट्स देखें कि क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं मानव शरीर पर या प्राणी में, तो मुख्य रूप से T3 और T4 जो हैं वे मेटाबॉलिज्म, जो मुख्य इफ़ेक्ट होता है वो होता है BMR और मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अर्थात किसी भी प्राणी की आधारीय उपापचयी दर संपूर्ण फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको नियत बनाए रखने में यह बहुत ही सहायक होता है। और दूसरा जो इफ़ेक्ट इसका होता है वो होता है उपापचय पर, पाचन पर। तो ये जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एनर्जी प्रोडक्शन होना, कोई नए प्रोडक्ट्स का बनना, और कैटाबॉलिक होता है ब्रेक डाउन। तो इन प्रक्रियाओं को ये नियत बनाए रखने में सहायक होता है। तथा थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि दोनों को ही प्रभावित करता है। इसके लिए इसके अंतर्गत जो हार्मोन होता है स्रावित, उसे ग्रोथ हार्मोन या GH हार्मोन भी कहते हैं। तथा कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटीज़, हृदय की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उनको भी नियंत्रित करता है, जिसमें कि हार्ट रेट को नियमित बनाए रखना है और ये कैटकॉलर अमीन जो होते हैं उनके स्रवण को के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है और कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करते हैं। अब अगर T3 और T4 में किसी भी प्रकार का के रिलीज़ होने में या सिक्रीशन में किसी भी प्रकार की विरूपण हो जाता है या कोई डिसऑर्डर होता है, तो क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं थायराइड डिसऑर्डर के कारण, जिसमें है नर्वसनेस, मेमोरी या ध्यान केंद्रित करने में, या हम कहें कि किसी भी जगह मन नहीं लगना,
फीमेल्स में स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, मसल्स में क्रैम्प्स या ऐंठन आ जाना, मसल्स का जल्दी थक जाना, वज़न का बढ़ जाना क्योंकि मेटाबॉलिक जो रेट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो ब्रेकडाउन है या उसका डिपॉजिशन है वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो इस वजह से वज़न बढ़ जाता है। अतः ये कॉमन सिम्टम्स हैं यदि थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित हॉर्मोन्स का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है। और मुख्य रूप से थायराइड डिसऑर्डर्स को अगर हम स्टडी करें तो दोनों किसी भी ग्लैंड के जब हम डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे या मेल फंक्शनिंग को, तो ये दो प्रकार के होंगे। एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपर का अर्थ होता है यदि स्रावित होने वाला हार्मोन आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है, तो इस अवस्था को हम हाइपर अवस्था कहते हैं। क्योंकि हम थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो इस अवस्था में यह कहलाएगा हाइपर थायराइडिज्म। और यदि स्रावित होने वाला हार्मोन T3 या T4 या थायरॉक्सिन हार्मोन आवश्यकता से कम मात्रा में रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, तो यह अवस्था कहलाती है हाइपो। और थायराइड ग्लैंड के लिए हम बात कर रहे हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो इज लेस देन रिक्वायर्ड, हाइपर इज मोर देन रिक्वायर्ड। तथा इनके अतिरिक्त अगर हम थायराइड डिसऑर्डर देखें जो कि बहुत ही कॉमन है, गोइटर, थायराइड नोड्यूल्स और थायराइड कैंसर्स, तो ये इन डिसऑर्डर्स में क्या क्या होता है इसका अध्ययन हम अभी करते हैं। सर्वप्रथम हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि अभी आपको बताया नाम से ही स्पष्ट है, हाइपो का अर्थ होता है कम, आवश्यकता से कम, और थायरॉक्सिन हार्मोन का आवश्यकता से कम अगर स्रावित हो रहा है तो यह कहलाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इस अवस्था में जो कॉमन सिम्टम्स होंगे, और ये जो प्रॉब्लम है यह पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित ट्रॉपिक या स्टिमुलेटर हार्मोन्स के में भी इनसफिशिएंट या नियमित मात्रा की अनुपस्थिति में भी हो सकती हैं। और जो सिम्टम्स हैं, लक्षण जो होंगे, फैटीग अर्थात मसल विश्रांति अवस्था बहुत जल्दी आ जाती है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, जो धुंधलापन आ जाना, स्मृति में धुंधलापन, ज़्यादा चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाना, कोरिलेट नहीं कर पाना चीज़ों को, स्किन का ड्राई हो जाना, पाचन तंत्र है उसका नियमित नहीं रहना, जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें होना, शरीर को अधिक ठंड लगती है, तथा फ्लूइड रिटेंशन, किडनीज जो हैं वो जल पुनर्अवशोषण की क्षमता उनमें कम हो जाती है। जो जोड़े हैं, मसल्स के जो जोड़े हैं या मसल्स में ऐंठन, क्रैम्प्स ज़्यादा आसानी से आ जाना, डिप्रेशन में चले जाना, और फीमेल्स में बहुत ही एक्सेसिव या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका डिस्टर्ब हो जाना, बहुत अधिक अंतराल पर आना। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के? एक तो जो बहुत ही सिंपल कहा गया है, या जिसे कि अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन का अर्थ होता है कि जो फॉलिकल्स हैं या लोब्स हैं, पालिकाएं या पालिकाओं के अंदर जो पुट्टिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें सूजन आ गई है या वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, और इस अवस्था को कहते हैं हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस, जिससे कि जो कि एक प्रकार से ऑटो इम्यून कंडीशन है, अर्थात जो ग्रंथि है वह अपनी कोशिकाओं या जो उसकी श्रवण कोशिकाएं हैं, पुटक कोशिकाएं हैं, वो नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। और दूसरा जो कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, वह होता है कि जैसे कि थायराइड ग्लैंड में किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ जाना, तो उस अवस्था में भी उचित मात्रा में थायराइड हार्मोन का या थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण नहीं हो पा रहा है। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, आवश्यकता से अधिक हार्मोन का स्रावण हो रहा है, तो
ये जो प्रॉब्लम होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, ये कंपैरेटिवली कम होती है मानव में, और स्पेसिफिकली फीमेल्स में थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हाइपर जो है वो हाइपो अवस्था की अपेक्षा बहुत कम होती है, लेकिन इसके सिम्टम्स जो होते हैं मुख्य रूप से ट्रेमर अर्थात मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स वगैरह आना, नर्वस हो जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, थकान जल्दी से हो जाना, तापशीलता कम हो जाती है, बॉवल मूवमेंट अर्थात पाचन तंत्र ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, पसीने ज़्यादा आते हैं, कंसंट्रेशन या कहीं भी मन नहीं लगता, जी मिचलाना इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा वज़न कम होने लग जाता है क्योंकि बेसल जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सामान्य लक्षण होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइपरथायरॉयडिज्म में जो अन्य और लक्षण होते हैं उनमें ग्रेव्स डिजीज़ को हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, हाथ और पाँव में कंपन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ऐंठन हो जाती है, तथा जो स्किन है वह बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, पसीने बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि आपकी नॉर्मल डाइट आपकी सब चल रही है, लेकिन वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई है, जिससे कि आपका जो पाचन तंत्र के पश्चात जो भी एनर्जी प्रोडक्शन है बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है, और बहुत जल्दी जो स्टोरेज जो होगा फूड का वह नहीं होता, और आपका नियमित रूप से वज़न कम होता चला जाता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण क्योंकि एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, वो स्टोर होने लग जाता है, तो थायराइड ग्लैंड बहुत अधिक अभिवृद्धि कर जाती है, और इस अवस्था को हम गॉइटर कहते हैं। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और मेल्स में यह देखा गया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी पाया जाता है। ग्रेव्स डिजीज़ के अगर हम सिम्टम्स देखें तो ग्रेव डिजीज़ में बॉवल मूवमेंट बहुत अधिक डिस्टर्ब हो गया है, और जो फैट है एक्सेस ऑफ फैट जो है वो मसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, और अगर वो आई मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है तो आंखें बाहर की ओर निकली दिखाई देती हैं, जिसे हम एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर भी कहते हैं, अर्थात आई मसल्स में फैट डिपॉजिशन से आंखें बाहर की ओर निकली हुई मेंढक के समान दिखाई देती हैं। तो इसे हम एक्सो मीन्स आउटसाइड, ऑप्थैलेमिक जो आइज़ हैं बाहर की ओर, आउट बल्जिंग आइज़ हैं, थकान बहुत जल्दी हो रही है, और यदि हाइपरथायरॉयडिज्म में स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है और वहाँ पर स्किन रेड और थिक यानी कि चकत्ते बन जाते हैं, मोटी हो जाती है, तो इसे हम ग्रेव्स डर्मोपैथी कहते हैं। तथा इनके अतिरिक्त बीएमआर के बढ़ जाने के कारण जो हार्ट बीट है वो भी अनियमित हो जाती है, यानी कि पैल्पिटेशन जो है वो बढ़ जाती है और घबराहट होने लग जाती है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉमन सिम्टम्स और कॉजेज़ होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कि इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न्स हो जाती हैं, और आयोडीन कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि थायराइड ग्लैंड के और डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसा अभी बताया कि गॉइटर है, गॉइटर सामान्यतः हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों से ही संबंधित होता है। इसके अतिरिक्त थायराइड नोड्यूल्स में जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनके अंदर गांठें बन जाना, नोड्यूल का अर्थ होता है गांठें बन जाना, सिस्ट बन जाना, लेकिन ये ट्यूमर या कैंसर नहीं होते हैं, यानी कि स्प्रेडिंग ट्यूमर नहीं होता है। ये जो नोड्यूल्स हैं एक या अधिक भी हो सकती हैं, साइज़ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं नोड्यूल्स तो ग्लैंड गर्दन में या ग्रीवा क्षेत्र में बहुत अधिक बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अगर थायराइड कैंसर है उस अवस्था में क्या होता है कि
जो स्पेसिफिक सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड में, उनमें अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है और फिर वो कैंसरस हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल नहीं हो पाती और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। और जनरली इस अवस्था को ट्रीट करने के लिए बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ऐसी सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है। और थायराइड कैंसर बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में एज़ कंपेयर टू मेन, और लगभग 55 साल जो वर्ष है की आयु से पूर्व इस प्रकार की विकृति या डिसऑर्डर पाया जाता है। तो इस प्रकार थायराइड ग्लैंड की मेल फंक्शनिंग या डिसऑर्डर से निम्न हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म और उसके अतिरिक्त नोड्यूल कैंसर आदि जो दुष्परिणाम हैं वो हो सकते हैं। और जितने भी हार्मोन बेस्ड डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी एक ही उपचार होता है सामान्यतः। अगर वो फंक्शनिंग है यानी कि हार्मोन की मात्रा पर आधारित हैं तो हार्मोन थेरेपी द्वारा उनका उपचार किया जाता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल हैं जैसे कि नोड्यूल्स बन जाना या फिर कैंसरस टाइप है तो उनको उनका डायग्नोसिस होता है कि सर्जरी द्वारा रिमूव कर लेना। तो बच्चों आज इस प्रकार से अपना थायराइड ग्लैंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट ग्लैंड से करेंगे स्टार्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।